आगे मैं थोड़ा सा आपको इसका जो ट्रेडिंग पेन है उसके बारे में थोड़ा सा समझा दूं कि अकाउंट का आपको फॉर्मेट पता हो। वैसे बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल के लिए लिंक डाल दूंगा प्लेलिस्ट का, कि आप वहां से पूरी डिटेल्स में वीडियो देख सकते हो। लेकिन अभी आपने सिर्फ ज़्यादा पूरे साल आप पढ़ के आए हो, वो बच्चा जो कोई नया बच्चा यहाँ पे रैंडमली आता है जिसने कुछ नहीं पढ़ा, तो उसके लिए थोड़ा डिटेल वाली वीडियो देख लेना, थोड़ा और अच्छे से कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो मेरे पुराने बच्चे जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, आपको रिवाइज करना है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो हो ही रखा है, बस ये जस्ट देखो कि वन गो थ्रू शॉर्ट रिवीजन है आपके लिए, समझ लो। देख लेते हैं। तो देखो 3 अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट है वो देख लो पहले। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आपका फॉर्मेट है, क्योंकि मेन आपको फॉर्मेट से कहानियां पता होनी चाहिए, तो इससे आपको फॉर्मेट रिकॉल हो जाएगा। तो यहां आता है भाई आपका सबसे पहले आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आता है यहाँ पे नेट परचेज। नेट परचेज से क्या मतलब है हमारा, मतलब अगर हमारे पास परचेज दिया तो हम परचेज लिखेंगे, उसमें से हम परचेज रिटर्न को घटा देंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न का एक और नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो परचेज में से रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न है तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना इसको, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। वैसे यहाँ पे आएगा आपका नेट सेल, मतलब सेल्स लिखना है आपको, उसमें से आप सेल्स रिटर्न को क्या कर दोगे भाई, तो सेल्स रिटर्न को हम कर देंगे माइनस। और सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड लिखा तो समझ जाना कि वो सेल्स रिटर्न ही है। उसके बाद इस साइड आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, और यहां की साइड आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और उसके बाद आता है आपका बचता ग्रॉस प्रॉफिट। इधर की साइड में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इधर की साइड में आता है ग्रॉस लॉस। तो अगर आप फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक इधर, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं बढ़िया से आपको। सबसे पहला ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। उसके बाद क्या आपका, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी हम समझेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होता है। और इधर की साइड सेल, रिटर्न तो घटा के नेट सेल, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में एक बात ध्यान रखना, कभी कभी कुछ में क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होगी, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक की एक से ज्यादा वैल्यू दी गई हो, मोर देन वन वैल्यू, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कम होगा वो आपको लेना है, विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वो वाली वैल्यू को आप यहाँ पे दिखाओगे। किसी क्वेश्चन में अगर दिखा दे तो ध्यान रखना, 2 वैल्यू दी हो तो आपको कम वाली वैल्यू लेनी है। क्लियर बात। तो ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट दिमाग में रखना। अब बात आती है कि अगर फॉर्मेट तो हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ध्यान रखना, मान लो यहाँ पे मेरी फैक्ट्री है, ध्यान समझो डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में। ठीक है, तो क्या हुआ, बाहर से मैं रॉ मटेरियल लाया, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करा, उसके बाद या तो मैं उसको भेज दूंगा अपने सेल्स ऑफिस में, या फिर गोडाउन में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में चला जाएगा। और खर्चा हर जगह होगा, यहाँ बाहर भी खर्चा होगा, यहाँ भी खर्चा होगा, यहाँ भी खर्चा होगा, यहाँ भी खर्चा होगा। तो आपको ध्यान रखना है बातों को थोड़ा सा। देखो यहां तक, फैक्ट्री तक, यहां से लेकर यहां तक जितने भी खर्चे होते हैं वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके नीचे जितने भी खर्चे होते हैं वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो डायरेक्ट खर्चे यहाँ कहाँ तक है, फैक्ट्री तक। तो फैक्ट्री तक के क्या क्या खर्चे हो सकते हैं, मैं कुछ नाम याद रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला कैरिज, कैरिज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कार्टेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रोई, ये सब आपके क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्रेट, फ्रेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये सब लाने का किराया और टैक्सेस है। अब यहाँ पहुंचा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ पे मजदूर है, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सब आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और इसके नीचे जितने भी खर्चे होंगे इनडायरेक्ट। उसके बाद आपको कुछ कीवर्ड है तो ध्यान रखना है, किसी भी एक्सपेंस के आगे लगाए इनवर्ड, इनवर्ड तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे लिखा है, सिंपल लिखा कैरिज, तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज इनवर्ड तो भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन मान लो लिखा होता किसी भी एक्सपेंस के आगे आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर भेजने का किराया, तो वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। जैसे लिखा है कैरिज आउटवर्ड, तो जैसे ही कैरिज के आगे आउटवर्ड लगा मतलब फैक्ट्री के बाहर आउट
तो बाहर का किराया है तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो किसी भी एक्सपेंस के आगे अगर आउटवर्ड वर्ड लग जाता है तो आपका सीधा सीधा वो इनडायरेक्ट है, फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, वो आएगा फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद कुछ बातें, किसी एक्सपेंस में लिखा एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, तो जैसी फैक्ट्री आया तो यहां की बात हो रही है तो डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन वही किसी एक्सपेंस का आगे आ गया एक्सपेंस ऑफ ऑफिस, तो ऑफिस का होता है, ऑफिस बाहर होता है, तो ऑफिस जैसे लगा तो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो बात, उसके बाद किसी एक्सपेंस में अगर लगा एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री के बाद ऑफिस हो गया, इसके तो मैंने लिख दिया एक्सपेंस ऑन परचेज मान लो, और एक्सपेंस ऑन सेल। देखो परचेज कहां करेंगे, तो परचेज आप करोगे फैक्ट्री से पहले तो डायरेक्ट, लेकिन सेल कहां करोगे तो फैक्ट्री के बाद तो इनडायरेक्ट। तो जैसे ही परचेज होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, जैसे एक्सपेंस ऑन सेल बोला जाएगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। इसके अलावा आपने पढ़ा वेजेस क्या होता है भाई, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन वही सैलरी की बात करूं तो सैलरी क्या होगा भाई आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सैलरी इंप्लाई यहां बैठे होंगे सैलरी वाले, ऐसे लिखा मान लो सैलरी एंड वेजेस, वेजेस एंड सैलरी। अब कैसे लूं भाई, तो देखिए अगर सैलरी पहले को देखो, पहले अगर सैलरी है तो सैलरी है तो इनडायरेक्ट, अगर पहले वेजेस है तो डायरेक्ट। ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डायरेक्ट एक्सपेंस को देखते टाइम कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, किसको ध्यान रखो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो याद रखना सब बातों को कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या, कैरीज है, कार्टेज है, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, फ्रेट, वेजेस, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इसके अलावा अगर किसी एक्सपेंस के आगे फैक्ट्री वर्ड लग जाता है, उसके बाद परचेज वर्ड लग जाता है, इनवर्ड वर्ड लग जाता है, वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। बाकी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट में बाकी जो भी बच गया है जैसे रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, नहीं है नाम, तो जिनके नाम नहीं है सब पीएनएल अकाउंट में आते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं, लिख लो फटाफट, स्क्रीनशॉट खींच लो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका फॉर्मेट देखो, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपने पहले बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इस तरफ, भाई अगर लॉस होगा तो इस तरफ, तो एक ही होगा, दोनों तो होने से रहे। तो ट्रेडिंग अकाउंट से भेजेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद इस साइड आता है आपका जो भी आपका इनडायरेक्ट इनकम है, मतलब जो भी आपकी इनकम एंड प्रॉफिट्स आपके समझो, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट, मतलब जो भी इनकम और प्रॉफिट होगा इधर आएंगे। और जो भी आपके एक्सपेंस कौन से इनडायरेक्ट वाले, क्योंकि डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में आ गए, एंड लॉस है वो इस तरफ आएंगे। फिर आप जोड़ो इस अकाउंट को, इधर बचता है तो नेट प्रॉफिट, वो इधर बच जाएगा तो नेट लॉस। क्या कह सकते हैं इधर आ सकता है जैसे कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, मतलब जो भी इनकम, रेंट रिसीव, जितनी भी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव, जो भी इनकम इधर आएगा। इधर के साथ जो भी आपके खर्चे हैं जैसे रेंट पेड, कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, डेप्रिसिएशन, सैलरी, स्टेशनरी, कंजम्पशन, जो भी आपका खर्चा दिखता है, जो भी खर्चे दिखेंगे सब यहाँ आ जाएंगे, जो ट्रेडिंग में नहीं आते। कुछ लिमिटेड खर्चे थे तो ट्रेडिंग में आते थे, तो जो खर्चे ट्रेडिंग में आते थे वो तो ट्रेडिंग में चले गए। इसके अलावा बाकी जितने भी खर्चे बच गए वो सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला अकाउंट है वो आपका बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो आपका, तो बैलेंस शीट का आपका जो फॉर्मेट है, इधर ऊपर आपको लिखना है लायबिलिटीज, उनमें पार्टिकुलर अमाउंट लिखते थे, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो जितने भी आपके एसेट्स होंगे वो इस तरफ आएंगे, जितने भी एसेट्स, कैश, बैंक, डेटर, भी जितने भी एसेट्स हैं, जानते हो ना एसेट्स, सारे एसेट्स इधर की साइड आपके आ जाएंगे लायबिलिटीज और कैपिटल आएगा। कैपिटल में आपको ध्यान रखना है कुछ बात, मैं अलग से लिख रहा हूँ उसको। कैपिटल में आपको ध्यान रखना है, कैपिटल में से ड्राइंग अगर होगा क्वेश्चन में तो ड्राइंग करना आपको माइनस, और अगर नेट प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस। इसे हम टोटल करेंगे, ये दोनों साइड आपका हो जाएगा इक्वल। तो ये आपका ट्रेडिंग पेन वाला बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। मेरे हिसाब से आपके फॉर्मेट के क्वेश्चन आपने बना लिए, फिर भी आप कुछ क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपको एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको हर एक अकाउंट में कौन सी चीज़ कहाँ जाती है पता होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला परचेज कहाँ जाएगा तो आप बोलोगे सर परचेज ट्रेडिंग में आता है। रेंट पेड कहाँ जाएगा तो रेंट पेड खर्चा है लेकिन डायरेक्ट नहीं है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। मशीनरी कहाँ जाएगी तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा।
गुडविल कहाँ जाएगा, तो एसेट्स है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। क्रेडिटर कहाँ जाएगा, तो सर लाइबिलिटीज है तो लाइबिलिटीज में जाएगा, मतलब बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में जाएगा। कमीशन रिसीव तो सर इनकम है, पीएनएल के क्रेडिट। सेल्स तो ट्रेडिंग के क्रेडिट। कैरेज ट्रेडिंग के डेबिट। क्लोजिंग स्टॉक तो सर दो जगह आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट्स। कैश तो सर एसेट्स होता है। कैपिटल तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। बैंक लोन तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा। उसके बाद मशीनरी तो एसेट्स होता है। ऐसे आपको भेजना होगा बार, बस टोटली करने उसके बाद तो आपको बस पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पे जाती है, उसके लिए आपको 2-4 क्वेश्चन करोगे। वैसे तो आपने कर ही रखा है, फिर भी अगर आप रिवाइज करते हो फटाफट 2-4 क्वेश्चन करना, आपसे रिवीजन हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन। तो यहां तक आप करो, फिर अभी आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो यहां तक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो अब हम लेके आए आपके लिए फाइनल अकाउंट। तो ये फाइनल अकाउंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा गलत भी होता है बच्चों का। बच्चों का सबसे बड़ा परेशानी है फाइनल अकाउंट। और दिक्कत क्या है, तो आप एडजस्टमेंट्स पे ध्यान नहीं देते हो। मैंने एक सेपरेटली 1 घंटे की वीडियो बनाई है एडजस्टमेंट के ऊपर, जिसको डिटेल्स में देखना हो तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ वन शॉट में सारे एडजस्टमेंट देख सकते हो। बाकी मैं शॉर्ट में जितनी भी मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स हैं उन सबको यहाँ पे डिस्कशन करूंगा आज। फटाफट आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिवीजन की क्लास है, एकदम शॉर्ट में रिवाइज कर लेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको बढ़िया सा समझ आएगा। लेकिन हाँ, कोई अच्छा बच्चा जिसको कभी पहली बार एडजस्टमेंट देख रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरी फुल वीडियो देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के साथ चीज़ों को समझाया है। और एडजस्टमेंट कोई मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी आपके बहुत काम आने वाले, क्योंकि हम सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। एट द एंड ऑफ द एंड वाला काम है, सारे काम सीखने के बाद ये काम है, तो गलतियां होने के चांसेस होते हैं। अच्छी वैसे आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मुश्किल नहीं आएगा, आसानी क्वेश्चन आएगा। आज मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा फाइनल अकाउंट का। ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट आपको बनाना है, भेजना आपको मैंने अब तक सिखा दिया था, भेजने के आगे की बात कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनको थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से, जो यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। कहीं कोई दिक्कत हो आप उससे पूछना डायरेक्ट, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान से देखना बात को। क्लोजिंग स्टॉक तो पहले देखो, पहले समझो कि क्लोजिंग स्टॉक आता कहाँ का है। तो क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, एक तो ये आता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं बताया जा रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट। ये कहाँ आएगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के भाई डेबिट में आएगा, सॉरी क्रेडिट में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के, और दूसरा आपका आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक के लिए, कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यू दी होगी, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। तो जब क्लोजिंग स्टॉक की 1 से ज्यादा वैल्यू दी गई होगी, तो जो वैल्यू कम होगी वो लोगे आप, लेस वाला, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक पे 2 बातें ध्यान रखना, पहला ये 2 जगह कहाँ कहाँ जाता है, और दूसरा अगला एडजस्टमेंट देखो। तो अगला एडजस्टमेंट आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब पे करना बाकी है, पे करना बाकी। जैसे सपोज करो आपने 1000 रुपए का खर्चा पे किया, 200 पे करना बाकी है, तो भाई कितना खर्चा हुआ, तो बोलोगे सर 1200 का खर्चा हुआ है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंस में जो भी एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है उसमें प्लस करना पड़ेगा। पहला एडजस्टमेंट 2 जगह जाते हैं। और कोई भी एक्सपेंस अगर पे करना बाकी है तो आपके लिए लायबिलिटीज है, तो दूसरा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा। जैसे मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी आता है पीएनएल अकाउंट में, तो सैलरी के अंदर पीएनएल में आउटस्टैंडिंग प्लस कर दोगे, और दूसरा उसको भेज दोगे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जितना भी आउटस्टैंडिंग होगा। जैसे सपोज सैलरी 2000 है, आउटस्टैंडिंग 500 है, तो 2000 में 500 प्लस 2500 हो गया पीएनएल अकाउंट में, और 500 जो आउटस्टैंडिंग है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। ऐसी कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो एक्सपेंस में प्लस और लायबिलिटीज। क्लियर है बात, आगे देखते हैं। अगला आपका प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, अगर कोई भी एक्सपेंस एडवांस में आप पे कर दो, तो सेम उसका उल्टा, सपोज आपने 1000 रुपए पे करा, जिसमें से 200 अगले महीने का पे कर दिया, दैट इज प्रीपेड। तो इस महीने का कितना, तो बोलोगे सर 800। क्या किया, माइनस। तो कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड होगा तो माइनस करेंगे, और एक्सपेंस अगर प्रीपेड तो आपके लिए एसेट्स है, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। कहां पे भाई, तो एसेट्स में आ जाएगा वो आपके, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड एसेट्स में। 3 एडजस्टमेंट क्लियर है, पहली दूसरी तीसरी। आगे बढ़ते हैं, चौथी एडजस्टमेंट आपकी, देखो 3 एडजस्टमेंट और आगे सामने। तो चौथी एडजस्टमेंट आपकी डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, कोई भी अगर डेप्रिसिएशन है, कोई भी डेप्रिसिएशन का मतलब जानते हो क्या होता है, किसी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, एसेट्स की वैल्यू कम होना, डेप्रिसिएशन। तो किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होता है, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, किसी के ऊपर भी। तो अगर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा, यानी एसेट्स की वैल्यू कम हुई, तो एक तो आप इसको क्या करोगे भाई, तो आप एक एसेट्स में से कर दोगे माइनस, और एसेट्स का आता है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एसेट्स से माइनस कर दोगे।
और जितना डेप्रिसिएशन लगे आपके लिए खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो कोई किसी भी एसेट से डेप्रिसिएशन होगा एसेट से माइनस और पीएनएल के डेबिट में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? तो एक्रूड इनकम का मतलब है आपने इनकम कमा लिया पर आपको मिला नहीं। एक्रूड मिलना है, कमा लिया पर मिला नहीं। जैसे एग्जांपल, मैंने 2 महीने काम किया, मुझे सैलरी नहीं मिली, मिलेगी ना? तो कमा लिया पर मिला नहीं, यानी मिलना बाकी है। तो अगर कोई इनकम मिलनी बाकी होती है तो क्या होती है? तो आप बोलोगे सर अगर कोई इनकम मिलनी बाकी है तो हमने पढ़ा था एसेट्स होता है। तो एक तो आपका एसेट्स पता चल गया, तो यानी बैलेंस शीट के किस में आएगा भाई? एसेट साइड में आएगा, एसेट्स में। इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब पीएनएल अकाउंट पे क्या फर्क पड़ेगा इनकम के ऊपर? इनकम का आती इधर आती है। तो सपोज करो आपको 1000 रुपए मिल गया, 200 मिलना बाकी है, कितनी इनकम हुई आपकी? तो आप बोलोगे सर 1200, तो इनकम में प्लस कर देंगे। तो अगर कोई भी इनकम एक्रूड होगा तो इनकम में प्लस और बैलेंस शीट के एसेट्स में। सेम इसका उल्टा, अगर एडवांस में इनकम मिल जाए, मतलब काम नहीं किया पैसे पहले ही मिल गए, तो इनकम में से क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस। कैसे? लॉजिक समझो। आपने मिला है इस महीना, आप सपोज करो आपको इनकम मिला, कमीशन मिला, मान लो 2000 रुपए कमीशन मिला और लिखा जिसमें से 400 रुपए अगले महीने का मिला या अगले साल का मिला है, इसका कितना फिर? तो इसका निकालने के लिए आपको 2000 में से 400 माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस हुआ पहला, तो पीएनएल अकाउंट में माइनस कर देंगे। अब मिलना बाद एडवांस मिल गया, तो एडवांस इनकम हमारे लिए होती है लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा। क्लियर है तीनों एडजस्टमेंट्स? तो देखो 6 एडजस्टमेंट हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जितनी भी मोस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको रिकॉल करा दिए, आपको सारी एडजस्टमेंट याद आ जाएगी शॉर्टकट में और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे। अगले एडजस्टमेंट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। सपोज करो कैपिटल 1 लाख, उस पर 5% इंटरेस्ट बोल दिया, तो 1 लाख का 5% निकलेगा, यानी 5000 का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक तो खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा क्या इफेक्ट बनेगा? तो खर्चा, इससे कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल में प्लस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है पीएनएल के डेबिट और कैपिटल में प्लस। अगला वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हो गया तो इसका क्या इफेक्ट होना चाहिए भाई? ड्राइंग में आना चाहिए। अब देखो ड्राइंग अगर बिजनेस से मालिक ने पैसा निकाला तो उस पर वो इंटरेस्ट देगा, यानी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या मान लें इनकम है, तो पीएनएल के क्रेडिट और कैपिटल से क्या हो जाएगा ये? तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। मतलब ड्राइंग में प्लस होता है तो या तो आप ड्राइंग में प्लस कर दो या फिर कैपिटल से माइनस कर दो, एक ही बात है। ठीक है, अगला इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी भी आपको लोन दिया गया होगा तो उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अगर परसेंटेज है। ये देखो इसका हिडन एडजस्टमेंट होता है, ये बोला हो चाहे ना बोला हो निकालना ही पड़ेगा। जैसे आपके पास 10% लोन है मान लो, चाहे बोला हो चाहे ना बोला आपको इंटरेस्ट तो निकालना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अगर आपने पे कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं पे करा है तो एक तो इंटरेस्ट कहाँ आता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा आएगा वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में अगर पे नहीं किया। सपोज करो 1000 पे करना था, आपने 800 पे किया, तो 800 पे किया, 200 आउटस्टैंडिंग 200 जोड़ोगे और वो 200 यहाँ आएगा। पूरा का पूरा नहीं पे करा होगा तो पूरा पीएनएल के डेबिट में, पूरा का पूरा लायबिलिटीज में आ जाएगा। तो इसमें 2-3 तरह की वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बताया भी और अभी मैंने करा दिया। एक बार रिकॉल कर लेना अच्छे से, थोड़ा सा क्वेश्चन देख के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है जस्ट रिविजन के लिए, आपको फटाफट आपकी चीजें रिवाइज हो जाए, आपको देख तो पाओ। अगला एडजस्टमेंट देखो, बैड डेब्ट्स। देखो ये 3 एडजस्टमेंट डेटर के ऊपर ही है, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, प्रोविजन और बैड। तो ये तीनों एडजस्टमेंट अगर डेटर में दिखते हैं तो तीनों को आपको क्या करना होगा भाई? तो बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कर देंगे तीनों एडजस्टमेंट। ध्यान रखना एडजस्टमेंट में होगा तो अगर ये पीएनएल अकाउंट में है तो ये पीएनएल के हमेशा डेबिट, मतलब ट्रायल बैलेंस में है तो ट्रायल बैलेंस के हमेशा डेबिट साइड में होगा, ये दोनों क्रेडिट में होंगे। तो इसको दिखाना पीएनएल के क्रेडिट में और इसको दिखा देना पीएनएल के डेबिट में अगर ट्रायल बैलेंस में है। तो एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि हम एडजस्टमेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो एडजस्टमेंट में अगर तीनों चीजें दिखती है तो तीनों को ही डेटर से करेंगे माइनस, बैलेंस शीट में डेटर से माइनस हो जाएगा, और तीनों ही खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। सीक्वेंस ऐसे रहेगा, पहला नंबर इसका, दूसरा नंबर इसका और तीसरा नंबर इसका। अगर ज्यादा डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में इसका एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन करा है, उसको देख लेना, और डाउट नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोई एबनॉर्मल लॉस, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थिफ। तो अगर चोरी होता है लॉस, तो लॉस से क्या होगा? एक तो आपका गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, परचेज से माइनस कर दो, और दूसरा आएगा वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में क्योंकि लॉस है। अब अगर इससे इंश्योरेंस मिल गया तो वो पीएनएल के क्रेडिट में आएगा, और मिलना है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। ठीक है, ये इंश्योरेंस है दोनों। तो ध्यान रखना 2 एडजस्टमेंट साथ में आएगी, लॉस और साथ में इंश्योरेंस। तो जितने का लॉस हुआ वो ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज से माइनस करो या फिर क्रेडिट में दिखा दो, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में क्योंकि लॉस है आपका, और जितना भी आपको इंश्योरेंस मिला तो पीएनएल के क्रेडिट क्योंकि इनकम, और मिलना है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगला है चैरिटी में अगर हमने गुड्स दे दिया
तो अगर गुड्स आप चैरिटी में दे रहे हो तो क्या होगा, आपका गुड्स कम हुआ, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से कर देंगे माइनस, तो एक तो परचेज से माइनस हो गया। और अगर आपका गुड्स गया चैरिटी में, तो चैरिटी आपके लिए क्या है, तो बोलोगे सर चैरिटी हमारे लिए, बोलो भाई, तो बोलोगे सर चैरिटी तो दान कर दिया, यानी खर्चा है, तो खर्चा कहाँ आता है, तो सर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो अगर चैरिटी में गुड्स देंगे तो ट्रेडिंग में परचेज से माइनस और पीएनएल के खर्चे, मतलब पीएनएल के डेबिट साइड, ठीक है। अगला गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, सेम है, फ्री सैंपल में गुड्स बांट दिया, चैरिटी में बांटा, फ्री सैंपल में, कहानी तो लगभग एक जैसी है, तो यहाँ भी सेम होगा, परचेज से माइनस और पीएनएल के डेबिट में, तो सेम एडजस्टमेंट्स दोनों की। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं। 15 एडजस्टमेंट हो गई, 16 पे आते हैं। देखो 16वां क्या है, ड्राइंग इन गुड्स, मतलब आपने ड्राइंग तो किया पर गुड्स, मतलब आपने क्या करा, बिजनेस से गुड्स निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। तो अगर गुड्स निकाल लो पर्सनल यूज के लिए, तो एक तो आपका गुड्स कम होगा, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज से गुड्स को माइनस कर दोगे कि गुड्स कम हो गया, और ड्राइंग है तो बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे ड्राइंग के नाम से। तो अगर गुड्स निकालते हो एज ए पर्सनल यूज तो परचेज से माइनस और कैपिटल से माइनस। क्लियर बात, अगला ये देखो डेफर्ड इवन एक्सपेंडिचर, अगर कोई खर्चा होता है जो डेफर्ड इवन एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके साथ दो काम होते हैं, या तो उसको बोला होगा कि पूरा इस साल राइट ऑफ हो गया, या फिर इस साल कुछ राइट ऑफ हुआ, क्योंकि ज्यादातर आएगा कि कुछ राइट ऑफ हुआ। जैसे आपको मान लो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 1 लाख का है, बोला गया कि इसको हम 5 साल में राइट ऑफ कर रहे हैं, तो 5 साल में राइट ऑफ करने का इस साल कितना राइट ऑफ हुआ, 20,000, तो आपको 20,000 को दिखाना होगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, और जो बच गया वो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा 80,000 लॉस, जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। तो अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का एडजस्टमेंट आता है तो लिखा कि हाँ एडवर्टाइजमेंट के इतना ही राइट ऑफ कर रहे हैं, तो जितना राइट ऑफ करेंगे वो पीएनएल के डेबिट में आ जाएगा, जो बच जाएगा वो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। ठीक, अगले पे आते हैं। अगला है मैनेजर कमीशन। तो ध्यान रखना, मैनेजर कमीशन के लिए मैंने आपको बताया था कि मैनेजर कमीशन तभी देते हैं अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो मैनेजर कमीशन देने की जरूरत नहीं है। और प्रॉफिट में 2 केस आते हैं, एक बिफोर चार्जिंग एक आफ्टर। अब बिफोर में फॉर्मूला था नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100, और आफ्टर में था नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो जो फॉर्मूला का उसके हिसाब से अप्लाई कर देंगे। तो एक टॉपिक है, बहुत कम चांस आने के, बट ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, इसके 1-2 क्वेश्चन है बुक में, आप कर जरूर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे इस बात को। अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा कोई खर्चा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसे हमने रेवेन्यू मान लिया, जैसे मशीन खरीदा और लिख दिया उसको एडवर्टाइजमेंट में, तो ठीक करने के लिए करेंगे एडवर्टाइजमेंट से घटा देंगे, मशीन में जोड़ देंगे। या बिल्डिंग खरीदा लिख दिया परचेज में, गलती हुई है बस सीधा, जहां से जहां गलत जुड़ा वहां से घटा देंगे, जहां नहीं जुड़ा ही नहीं वहां प्लस कर। जैसे परचेज किया, मशीन लिख दिया परचेज एज ए गुड्स ऑर्डिनरी, तो परचेज से माइनस, मशीनरी में प्लस। तो यही आपका, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक बस 21-22 दो ही और देखो। तो मैंने कोशिश की ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखने की, बाकी हम 2 क्वेश्चन भी देखेंगे। एडजस्टमेंट आपको आगे तो भेजना तो आप सीख ही गए हो, ट्रेडिंग में क्या जाएगा, पीएनएल में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। 2 क्वेश्चन देख भी लेंगे कि ट्रेडिंग पीएनएल भी आप लोगों से कि कौन सी चीज कहां जाती है, आपको रिकॉल हो जाएगी। देखो क्या अगला, गुड्स परचेज बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड। देखो हमने गुड्स परचेज किया पर लिखना भूल गए। देखो परचेज किया और लिखना भूल गए तो क्या करोगे, लिख दो, तो परचेज में जोड़ दो एक तो, और दूसरा लिखना भूल गया तो क्रेडिटर में जोड़ दो, यानी एक परचेज ट्रेडिंग में प्लस हो जाएगा, दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा। वही गुड्स की जगह कोई मशीन दिख रहा था उसको लिखना भूल गए तो क्या करोगे, मशीन में जोड़ दोगे और लायबिलिटीज में दिखा दोगे, ठीक है। तो ये गुड्स की जगह एसेट्स भी हो सकता था। अगला गुड सेल एंड अप्रूवल। आपको याद होगा गुड सेल एंड अप्रूवल मैंने बताया था कि हमने क्या करा, अप्रूवल मिलेगा तभी सेल माने, तो अभी हम ये मानते हैं कि रिटर्न हो जाएगा। तो क्या होता था आपका, एक तो आपका सेल जो था वो कम होता था और आपका डेटर भी कम होता था। कौन से प्राइस से भाई, तो सेल प्राइस से। तो सेल प्राइस से सेल और डेटर को कम कर देते थे और कॉस्ट प्राइस से क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा देते थे। इसके पीछे का मैंने आपको लॉजिक एग्जांपल के साथ समझाया था, मैं दोबारा समझा देता हूं कि आपको क्लियर हो जाए बात। जैसे एग्जांपल, सपोज करो आपने गुड्स बेचा, सपोज कॉस्ट सेल को बात है, आपने गुड्स बेचा अप्रूवल के लिए, कि अप्रूवल का मतलब कि जब अप्रूवल मिलेगा तब आपके लिए सेल माना जाएगा। तो जब आपने बेचा होगा तो क्या किया होगा भाई, तो जब हमने बेचा होगा तो हमने अपना सेल को बढ़ाया होगा और अपने डेटर को, उधार बेचा तो डेटर बढ़ाया होगा और अपना क्लोजिंग स्टॉक हमने कम कर दिया होगा।
ये दोनों बढ़ाएगा जितने में उस गुड्स को बेचा होगा यानी सेल प्राइस है, और ये कम क्या होगा जो उस गुड्स का कॉस्ट प्राइस है। सिंपल बात है, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से थोड़ा कम होता है। अब देखो हुआ क्या, जब आप ये मान रहे हैं कि रिटर्न हो जाएगा तो ये दोनों हमें कम करने पड़ेंगे सेल प्राइस से। देखो हम दोनों को कम कर रहे हैं सेल प्राइस से, और स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस से। तो देखो स्टॉक को बढ़ा रहे हैं कॉस्ट प्राइस से, तो बस यही लॉजिक है। तो गुड सेल अप्रूवल के एडजस्टमेंट आते हो ध्यान रखना, जो सेल प्राइस होगा उससे सेल और डेटर कम, और जो कॉस्ट प्राइस होगा उससे आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। इतना सही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने एक, तो पहले हम क्वेश्चन के एडजस्टमेंट देखेंगे। तो एडजस्टमेंट समझते हैं। देखो क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दी गई है, तो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो देखो पहला एडजस्टमेंट आपका क्लोजिंग स्टॉक। देखो दो वैल्यू दी है क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैं आपको बताया था जब क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दी होगी तो हम कौन सा लेते हैं भाई, तो सर कम वाला। तो हम कितना लेंगे 24। एक काम करो आप है ना फॉर्मेट बना लो, कोई क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा आपके सामने। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 अकाउंट बना लो। पहला ट्रेडिंग, दूसरा पीएनएल और तीसरा बैलेंस शीट। तीनों का फॉर्मेट बना लो। आपको पता है 3 पेज पर अलग अलग फॉर्मेट बनाओ, और जैसे जैसा बोलना वैसे वैसे भेजते रहो। इससे क्या होगा, 2 बेनिफिट होंगे, आप क्वेश्चन समझ भी जाओगे और लिख रहा हूँ साथ में ना तो सीख भी जाओगे करना। क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए। तो क्लोजिंग स्टॉक आप लिखोगे 24,000। कहाँ का आता है भाई, तो एक तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरे पे आते हैं। देखा वेजेस आउटस्टैंडिंग है 3,000। तो पहले तो देखना पड़ेगा वेजेस है कितना, तो ऊपर आ जाते हैं। देखो ये रहा वेजेस। वेजेस आपका देखो, वेजेस ये रहा देखो 42,000 का वेजेस दिया हुआ है, दिख रहा है 42,000 का वेजेस है, और आउटस्टैंडिंग दिया 3,000। वेजेस का आता है, तो वेजेस आता है ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पहले वेजेस ट्रांसफर कर दो, कितना 42,000। आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, तो एक तो वेजेस में प्लस करेंगे, और दूसरा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो आउटस्टैंडिंग क्या करना, वेजेस में प्लस कर दो, यानी ट्रेडिंग में प्लस कर दो, और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। दूसरा एडजस्टमेंट भी हो गया। अब तीसरा एडजस्टमेंट पे आते हैं। तीसरा सैलरी 2500 आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसे ऊपर देखना सैलरी कितनी है, स्क्रॉल कर लेते देख ही लेते। चलो सैलरी देखो, सैलरी है देखो 27,500 की सैलरी है। तो 27,500 आप लिखोगे कहाँ पे, तो सैलरी कहाँ आता है बताओ, तो सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सैलरी आपने लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी में प्लस कर दोगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आ जाएगा। अगला प्रीपेड इंश्योरेंस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस देखो, बिना पेन चलाए टीचर को मजा नहीं आता। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस जितना भी दिया होगा, इंश्योरेंस का आता है भाई, तो लिख लो इंश्योरेंस देख के। तो इंश्योरेंस आ जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और प्रीपेड को क्या करोगे माइनस, और जितना माइनस के प्रीपेड यानी ये 300 दूसरी जगह, तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक तो इंश्योरेंस से माइनस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। और आखिरी डेप्रिसिएशन लगाना प्लांट एंड मशीनरी पे, फर्नीचर पे। तो डेप्रिसिएशन आप जानते हो, ये दोनों की जो भी वैल्यू है इसमें से माइनस कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर, और दूसरा जितना भी डेप्रिसिएशन लगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अब हमें क्या करना है, सारे एडजस्टमेंट होने के बाद एक एक करके भेजना है। तो भेज लेते हैं भाई, एक एक करके भेजते हैं। ठीक है, देखो एक करके भेजना चालू करते हैं। देखो सबसे पहले इनको ओपनिंग स्टॉक कहा था भाई, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। परचेज तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल से माइनस। ठीक है ना। अगला वेज कैरीज इनवर्ड क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कैरीज आउटवर्ड क्या होता है भाई, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। करते जाओ साथ के साथ। ठीक आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। वेजेस हो चुका था, सैलरी हो चुका था ऑलरेडी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, इसमें से हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। फर्नीचर एसेट्स से हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था, तो बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन लग के घट गया। अगला डेटर, तो डेटर क्या होता है आपका एसेट्स। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है भाई, एसेट्स, वैल्यू लिख लेना सबकी। कैश इन हैंड क्या होता है आपका, तो कैश इन हैंड में हमारा क्या होता है एसेट्स। तो ये सब हमारे आ जाएंगे एसेट्स एसेट्स एसेट्स, तो बैलेंस शीट में आ जाएंगे तीनों। इधर का देख लेते हैं। सेल्स तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस, यानी ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज से माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट देखो ये क्रेडिट वाला डिस्काउंट है क्योंकि क्रेडिट साइड है, तो डिस्काउंट क्रेडिट यानी डिस्काउंट रिसीव, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। क्रेडिटर लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट में आ जाएगा लायबिलिटीज में। बिल्स पेबल लायबिलिटीज है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, और कैपिटल बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। क्लियर बात यहाँ तक सब आपने भेज दिया क्या करके, आराम से देख लो, आराम से भेज दो क्या करके। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। हमने सबको अलग अलग जहाँ जहाँ वहाँ ट्रांसफर कर लिया। आगे देखते हैं, आगे भी कुछ पॉइंट है इसमें।
देखो बिल रिसीवेबल के नीचे कुछ इधर की साइड पॉइंट रह गए थे, देख लेते हैं। अब देखो बिल रिसीवेबल के बाद है आपका तो बिल रिसीवेबल के बाद हमारा क्या पॉइंट अगला, तो देखो ये हमारा पॉइंट अगला कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या होता है, तो बोलोगे सर कैश हमारे लिए एसेट्स होता है, तो एसेट्स में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट। लाइटिंग देखो लिखा फैक्ट्री, ध्यान रखना फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है डायरेक्ट, तो ट्रेडिंग अकाउंट। रेंट एंड टैक्स एक्सपेंस इनडायरेक्ट, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट। जनरल एक्सपेंस, तो पीएनएल अकाउंट एक्सपेंस होता है पीएनएल के डेबिट। इंश्योरेंस पीएनएल के डेबिट। ड्राइंग कैपिटल से माइनस बैलेंस शीट में। देखो हमने एक करके सारी चीजें भेज दी। इस क्वेश्चन को करने से आपको देखो एक बेनिफिट ये होगा कि आपको इतना तो पता चल गया कि कौन सी चीज कहां जाती है, और आपने कुछ एडजस्टमेंट भी देख ली। तो बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके टोटल करो पहले, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, आराम से टोटल करो। इसको मैं छोटा करके भी आपको दिखाता हूँ, वन शॉट में आप क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो ये पूरा क्वेश्चन है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप इसकी भी फोटो ले सकते हो। ये पूरा आपका क्वेश्चन था, इसके अंदर ये सारी एडजस्टमेंट दी गई थी जो हमने एक एक करके देखी, ये रही, और ये हमारे पास चीजें दी थी फाइल जो हमने एक एक करके ट्रांसफर किया था। तो ये क्वेश्चन था आपका, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, आप ट्राई करो, आपने कंप्लीट करो। उसको कंप्लीट करने के बाद अगले क्वेश्चन में पढ़ना, थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दो और इसको कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दूसरा एक और, दो ही क्वेश्चन मैंने कराया, ज्यादा नहीं करा रहा आपको, बस 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब बाकी आप प्रैक्टिस करो घर में, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो ज्यादा लंबी बना के नहीं, मुझे कॉन्सेप्ट कराते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए बस, इसलिए वीडियो है। ये देखो काफी बड़ा क्वेश्चन है अभी, पर इसके एडजस्टमेंट्स बनते हैं। देखो ये आया हुआ भी है, ये 2015 दिल्ली में आया है और 2014 केबीएस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो दिया क्या है, तो देखो पहला एडजस्टमेंट देखो, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड कंप्यूटर बाय 20%। डेप्रिशिएशन लगाना आपको आता है, फर्नीचर में डेप्रिशिएशन है तो फर्नीचर से माइनस हो जाएगा। इसमें भी आप एक ही काम, वही काम करो, 3 अकाउंट बना लो, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ठीक है। तो पहला बोला है फर्नीचर पे डेप्रिशिएशन, तो जो भी ऊपर फर्नीचर की वैल्यू है फर्नीचर से माइनस कर देंगे, देख लेंगे अभी। और ये कंप्यूटर की वैल्यू कंप्यूटर से माइनस, को लिख लो आप कि हमें यहाँ से माइनस करना है, और जितना भी लगा वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी, जानते हो क्या होता है, सैलरी में प्लस और जितना आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटीज। अगला देखो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द ईयर एंडेड। देखो ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, आपने 30 जून तक का पे कर दिया, इस पॉइंट को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंश्योरेंस आपने पे कितने तक किया, देखो इंश्योरेंस, देखो ये इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपये आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा। अब आ जाओ नीचे, देखो आपने क्या करा है, 2000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, और कब तक का, 30 जून तक का। लेकिन आपका ईयर एंडेड तो मार्च में ही हो जाता है, तो यानी 3 महीने का प्रीपेड है। तो अगर 2012 महीने का है तो 3 महीने का कितना, यानी 500 रुपये निकलेगा आपका। तो 500 निकल गया आपका प्रीपेड। तो प्रीपेड क्या होगा, तो इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, तो ऊपर 2000 जो इंश्योरेंस में से 500 रुपये माइनस हो जाएगा प्रीपेड, और वो आ जाएगा आपके एसेट्स में। अगर देखो वेजेस पेड अप टू 30 जून, ये भी सेम है, जून तक का पे कर दिया, तो ये भी 3 महीने का प्रीपेड होगा, तो प्रीपेड होगा तो माइनस कर देंगे वहां से, सेम इसकी तरह। अगला बैड डेब्ट्स मेंटेन 5%, डेटर पे 5% का बैड डेब्ट, जानते हो ये करना आपको पता ही है। डेटर की वैल्यू में से 5% माइनस कर देंगे बैड डेब्ट्स, अब वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। अगला क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तो आप जानते हो क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक, तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। एडजस्टमेंट खत्म। अब हम एक एक करके एक चीजों को भी देख लेते हैं कि इससे आपको रिकॉल हो जाएगी कौन सी चीज कहाँ जाएगी, है ना। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है ये, देखो यहां से देख लेते हैं ऊपर से, फिर बढ़ा लेंगे आगे। देखो क्या क्या दिया है, सबसे पहला आपका कैपिटल। कैपिटल भाई कहां जाएगा, तो कैपिटल जाएगा आपका, बताओ, तो बैलेंस शीट में आएगा, लायबिलिटी साइड में कैपिटल। अगला है ड्राइंग, तो ड्राइंग कहां जाता है, तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा, यानी बैलेंस शीट के अंदर ही आएगा। देखो यहाँ लिखा डेटर क्रेडिटर, तो देखो इधर डेबिट वाला होगा डेटर और क्रेडिट वाला होगा क्रेडिटर। तो डेटर आ जाएगा आपके एसेट्स में, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स, और क्रेडिट आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज। लिखते जाओ साथ के साथ। अगला देखो 6% होगी, देख लो काम का आगे लोन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हिडन एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट देखो, लोन आपको दिया हुआ है कितना, तो 10,000 का लोन है, तो लोन तो आपका आ गया भाई बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में, लिख दिया आपने। अब देखो अगर 10,000 का लोन और 6% इंटरेस्ट का रेट, तो देखो 10,000 का लोन और 6% इंटरेस्ट का रेट, यानी 600 रुपए का इंटरेस्ट आपको पे करना चाहिए। लेकिन देखो इंटरेस्ट और लोन आपने पे कितना किया, ये देखो
लोन पे इंटरेस्ट बन रहा है 600 रुपए का भाई, इंटरेस्ट कितना बना 600 का, पर आपने पे कितना किया सिर्फ 300, तो ये 300 आपने कहाँ दिखाया होगा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में 300 रुपए, लेकिन बन कितना 600, तो बाकी आउटस्टैंडिंग के नाम से इसमें 300 प्लस होगा, और जितना आउटस्टैंडिंग वो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में आएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 300। बात समझ आई? क्या था, लोन था 10,000 का, उसका 6% निकाल तो 600 का इंटरेस्ट बना, लेकिन भाई आपने जो इंटरेस्ट पे किया वो सिर्फ 300 ही पे करा है, तो बाकी 300 क्या आउटस्टैंडिंग है, तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के अंदर हुआ प्लस, और आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रख लेना, इंपॉर्टेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये, आएगा तो गलती होने के चांस होते हैं। आगे अगला है आपका कैश, तो कैश क्या होता है भाई, तो एसेट्स होता है। प्रोविजन फॉर आइटम देखो क्रेडिट में दिया है, तो क्या करना है, इसको पीएनएल के क्रेडिट में भेजना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। उसके बाद देखो क्या वेजेस, तो वेजेस कहाँ आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भेज दो इसको। फिर देखो ओपनिंग स्टॉक, जानते हो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन लगा चुके थे, कंप्यूटर क्या था एसेट्स, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखोगे, और डेप्रिसिएशन से बोला था लगा दिया था, लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर तक हो गया था ना, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि खत्म नहीं हो रहा। अगला आपका बैंक, तो बैंक आपका एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में आ जाएगा। अगला फर्नीचर, तो फर्नीचर आपका एसेट्स, बैलेंस शीट के एसेट्स। देखो कैरीज आउटवर्ड और इनवर्ड, इनवर्ड है तो डायरेक्ट है, आउटवर्ड है तो इनडायरेक्ट है, तो कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, और कैरीज इनवर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पे। जितनी मैं बातें बोल रहा हूँ ना इन दो क्वेश्चन में, इतना आपने सुन लिया ना ये, तो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन आप बहुत हद तक कर लोगे, कुछ क्वेश्चन घर पे बना लेना उसके बाद बस, ठीक है। उसके बाद अगला है सैलरी, तो सैलरी एक्सपेंस, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। रेंट खर्चा हो तो पीएनएल के डेबिट में, बैड डेब्ट्स खर्चा हो तो पीएनएल के डेबिट में। अब देखो परचेज और सेल, तो डेबिट वाला परचेज, क्रेडिट वाला सेल, तो परचेज आप जानते हो ट्रेडिंग के डेबिट, और ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। क्लियर बात यहां तक? आगे देखते हैं। अगला रिटर्न, तो देखो रिटर्न में ध्यान रखना बात को, डेबिट वाला होता है उल्टा, डेबिट वाला होता है आपका सेल्स रिटर्न, और क्रेडिट वाला होता है आपका परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस, परचेज रिटर्न मतलब 2000 सेल्स से माइनस हो जाएगा, और 1000 रुपए परचेज से माइनस हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक? आगे देखो अगला है आपका एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या भाई आपके लिए, तो बोलोगे सर एडवर्टाइजमेंट तो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस ही है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। अगला देखो डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट दिया क्या है, देखो यहाँ ध्यान से, डिस्काउंट आपका जो दिया है क्रेडिट में दिया है। क्रेडिट में देने का मतलब क्या है, तो अगर क्रेडिट में डिस्काउंट दिया इसका मतलब आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, और डिस्काउंट रिसीव कहाँ आता है फिर, तो सर डिस्काउंट रिसीव आता है पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में, तो बस पीएनएल के क्रेडिट में आता है। वही डिस्काउंट अगर यहाँ डेबिट में होता तो वो आपका एक्सपेंस होता, तो वो फिर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आता। बात ध्यान में, छोटी छोटी बातों से मिस्टेक से गलतियां होती हैं, ठीक। आगे अगला आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, तो खर्चा है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। आगे देखो दो ही चीज रह गई, ज्यादा रह नहीं है अब। अगला आपका बीआर बीपी, देखो डेबिट वाला बीआर, क्रेडिट वाला बीपी, तो बीआर हो गया आपका एसेट्स तो डेबिट, बीपी लायबिलिटीज तो क्रेडिट, मतलब ये आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, ये आ जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में। उसके बाद आएगा कमीशन, और कमीशन देखो क्रेडिट में दिया हुआ है, तो क्रेडिट में अगर कमीशन दिया है तो वो आपका है आपके लिए क्या, इनकम, तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में। तो देखो मैंने दो क्वेश्चन लाने की कोशिश करी, इन क्वेश्चन को आप बना लेना कंप्लीट, ठीक है। कर लोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जिस तरह मैंने आपको ओवरव्यू दे ही दिया, बाकी कंप्लीट अगर आपको मतलब आपने पढ़ा ही नहीं है तो लेक्चर नीचे है पूरा वन शॉट, जहाँ पे आपने एग्जांपल देकर एडजस्टमेंट समझाया है, तो उसको थोड़ा और अच्छे से देख लो, एग्जांपल देखो तो और अच्छे से समझ आएगा। थोड़ा मुश्किल सा कॉन्सेप्ट था, कोशिश की मैंने कराने की, कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की, तो बनाता तो फिर वही पुरानी चीज़ें पढ़ाई चीज़ें बनाने से फायदा तो है नहीं। शॉर्ट रिविजन की वीडियो है तो मतलब वन टाइम है कि देखा और बच्चा समझ आ जाए और एग्जाम में फटाफट लिख के आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इस चैप्टर में इतना ही है, आगे बढ़ेंगे इसके बाद। बाकी जब सारे लेक्चर्स मतलब चैप्टर सारे खत्म होने के बाद देख सोच रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चन ऐड कर दूंगा अपनी तरफ से, और भी देखते हैं। बाकी एग्जाम आपका आने वाला 2-3 दिन का टाइम बचा हुआ है, और शायद आज ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, रात तक, कल तक आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बस करो इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करो।